नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर में। बेटा आज हम फिर से लेके आए हैं अब की बार 11th पार वाला सीरीज। और बच्चा अब ये कौन सा सेट होने जा रहा है, देखिए अभी तक इससे पहले 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 4 हो रहा है। चौथा पार्ट अपलोड करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाएंगे। और जो भी बच्चे 11th में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे से पास होना चाहते हैं, जितने पार्ट मैं अपलोड करूंगा अभी तक, ये चौथा पार्ट है, इसके बाद 2-3 पार्ट और अपलोड होगा, सारा पार्ट एकदम अच्छे से देख लीजिएगा बेटा। क्लियर है या नहीं है? और एग्जाम देने जाइएगा, एकदम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल सेट का कौन सा 2021-22 मॉडल सेट लेकर आए हैं आपके लिए। और इसमें 35 क्वेश्चन होंगे, यहां से क्वेश्चन लड़ेगा। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं, जहां से करा रहा हूं, वो सारे आप करके जाइएगा, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहां पे देखिए यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सी इकाई की विशेषता है। यूनिट क्या है? देखो बेटा, चावल खरीदने कभी या कोई चीज खरीदने जाते हैं दुकान में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भैया 5 किलो का चावल दे देना। चावल कितने किलो का, राइस कितने किलो का, 5 किलो का दे देना। तो ये किलो क्या है, किलो, ये चावल को मेजर करने का यूनिट है। और अगर मान लेते हैं इंडिया में चावल को केजी में नाप रहे हैं, अदर किसी कंट्री में चावल को मतलब किसी चीज का वजन को नापने का मात्रक कुछ और होगा, दिक्कत होगी या नहीं तो होगी। जैसे मान लेते हैं अमेरिका में चावल को पाउंड में नाप रहा है, अरे भैया हम गए इंडिया से अमेरिका और बोलेंगे भैया 4 किलो चावल देना, वो किलो समझता ही नहीं, केजी समझ ही नहीं रहा है, तो दिक्कत नहीं होगी, हाँ या ना। तो यूनिट ऐसा होना चाहिए बच्चा कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करे। क्लियर है? वो बदले नहीं, वो कुछ छोटा हो ताकि सुटेबल हो यूज में। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन परफेक्ट बैठ रहा है? देखिए द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये एकदम करेक्ट आंसर है। आगे भी देख लो एक जरा, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइन, ये अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है? इट मस्ट बी सुटेबल साइज और इजी अवेलेबल होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, सब सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, डी 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 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सही आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए इसको निकालना हम सिखाए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, किसी में पार्ट शायद मुझे लग रहा है 2 में नहीं, 2 में नहीं, 1 में ही ये आया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा आप। क्लियर है नहीं है? इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी बड़ी जी हिंदी में गुरुत्वीय स्थिरांक का आयामी सूत्र बीमा निकालने बोला है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। कौन से पेयर का सेम डायमेंशन होगा हिंदी में, निम्नलिखित में कौन से जोड़े की बीमाएं समान है। अरे भैया बीमा सबका निकाल के देखना पड़ेगा समान कौन सा है, तो हम आपको ऑप्शन मुझे पता है, इस वजह से मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं। इंपल्स एंड मोमेंटम दोनों का बीमा समान होता है। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू मोमेंटम, पी इक्वल टू होता है एम भी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स का डायमेंशन होता है, सॉरी मोमेंटम P इक्वल टू होता है एम बी, मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन होता है एम, वेलोसिटी का होता है एल टी पर पावर -1, तो मोमेंटम का क्या है एम एल टी पर पावर -1। इंपल्स का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पर पावर -2 होता है, और टाइम का डायमेंशन होता है टी, टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी। इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा एम एल टी पर पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बेस समान तो पावर ऐड होगा, 2 टका कर्जा, यहाँ 1 टका पैसा, 1 टका दे देंगे तो 1 टका कर्जा हो जाएगा, तो दोनों का डायमेंशन समान होगा, आवेग और संवेग का, इंपल्स एंड मोमेंटम का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द यूनिट्स ऑफ टाइम। कौन यूनिट, टाइम का यूनिट नहीं है हिंदी में। बोलता निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है, टाइम का यूनिट कौन नहीं है, समय का मात्रक कौन नहीं है। देखिए बेटा समय का मात्रक सेकंड है, वर्ष भी है, प्रकाश वर्ष और पार्सेक, प्रकाश वर्ष और पार्सेक, इंग्लिश में लाइट ईयर एंड पार्सेक, ये दोनों टाइम का यूनिट नहीं है। ये दोनों किसका यूनिट है, इन दोनों डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। क्लियर है? तो ऑप्शन तो दोनों होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं दिया है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए पार्सेक जो होता है लाइट ईयर के कारण पैदा होता है, 1 पार्सेक इक्वल टू 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 इंटू लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर होता है। क्लियर है? तो मैंने पार्सेक किससे पैदा हुआ, लाइट ईयर से, तो इज्जत किसको देगा, जो पैदा किया या जो पैदा हुआ, जो पैदा किया। आई मीन बाबूजी को इज्जत मिलता है बाप के कंपेयर में, बच्चे के कंपेयर में, तो बाबूजी को इज्जत दीजिए। बाबूजी कौन है, लाइट है, वो पैदा किया ना पार्सेक को।
अरे हाँ या ना, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल आघूर्ण का SI इकाई है, इंग्लिश में द SI यूनिट ऑफ टॉर्क। अरे भैया टॉर्क का फॉर्मूला, बल आघूर्ण, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होता है RF। R माने लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F माने फोर्स। दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर, और फोर्स का न्यूटन। तो न्यूटन मीटर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है वेग समय ग्राफ की ढाल क्या देती है? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। देखिए बेटा स्लोप स्लोप स्लोप, देखिए स्लोप क्या होता है पहले आपको हम समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो एक्सिस के बीच में कोई लाइन है, इसको बोलते हैं कर्व। कर्व और कर्व, ये कर्व कितना झुका हुआ है एक्स एक्सिस से, जितना झुका हुआ है, कितना, थीटा कौन से झुका हुआ है? थीटा एंगल से झुका हुआ है, जितना झुका है वही है बेटा ढाल या स्लोप। ढाल या स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस। क्लियर है या नहीं है? तो क्वेश्चन में बोला है वेग समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? पहले ग्राफ बनाइए, वेग समय ग्राफ बनाइए। देखिए जब तक सूरज चांद रहेगा, फिजिक्स में समय को एक्स एक्सिस में पटकना। कौन सा एक्सिस में? समय को एक्स एक्सिस में, टाइम को एक्स एक्सिस में पटकेंगे। क्लियर है या नहीं है? अब बचा क्या? समय को एक्स एक्सिस में पटक दिया, बचा क्या? वेग। वेग माने वेलोसिटी। तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है? वेग, वेग वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस में क्या है? समय, और समय टाइम है। वेग बटे समय यानी वेलोसिटी बाय टाइम कहलाती है बेटा एक्सेलरेशन, त्वरण, 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 एक्सेलरेशन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? त्वरण, सी ऑप्शन, एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बोलता है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड। एक गेंद को लंबवत रूप से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है, पहले 2 सेकंड में, थोड़ा कटा हुआ है क्वेश्चन को, हाँ अब आया करेक्ट। चलिए देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्लियर है? थोड़ा नीचे करके ही रख देते हैं, ऊपर स्पेस है, बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ये एक बॉल को कितना वेलोसिटी के साथ फेंका गया है? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। जब कोई चीज को शुरुआत में हम वेलोसिटी देते हैं ना, तो वो इनिशियल वेलोसिटी माने प्रारंभिक वेग, जिसको सूचित करते हैं यू से। कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोल रहा है? वर्टिकली ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका गया, वर्टिकली माने ऊपर फेंका गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो डिस्टेंस निकालने बोला है, कितने सेकंड में? टाइम कितना दिया है? 0.2 सेकंड में बोला गया है, हाँ या ना? क्लियर है? डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? एस से। एस निकालने बोला है तुमसे। अच्छा ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं कोई चीज को, तो उस समय ऊपर जब जाती है ऑब्जेक्ट, तो धीरे 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 ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कम करते जाता है। जैसे मान लेते हैं इतने वेलोसिटी के साथ हम फेंके, कोई चीज को फेंके, तो जिस वेलोसिटी के साथ फेंके उस वेलोसिटी के साथ वो आसमान को फाड़ते हुए थोड़ी निकल जाता है रे। कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी घट घट के 0 हो जाएगा, तब ना फिर गिर जाएगा ना धरती में। तो बेटा क्या हो जाएगा? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस समय उसकी वेलोसिटी कम बदलती है। जैसे कितना से फेंके हम अभी फेंके 20 मीटर प्रति सेकंड से। अब जैसे जैसे ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी घटेगी, घटेगी मैंने कम होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी हुई। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन ये कमी किसके कारण हुआ? पृथ्वी उसको खींच रहा है, पृथ्वी ग्रेविटी लगा रही है, अर्थ ग्रेविटी लगा रही है। तो उस समय जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ए नहीं होता है, जी होता है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी में चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण हो रही है। वेलोसिटी में चेंज ग्रेविटी के कारण हुई है, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाती है, जिसको कहते हैं जी। जी का वैल्यू 9.8 होता है। क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या जी कितना लेना है? हाँ बोला है 10 लेना है। 9.8 को लगभग हम लोग 10 भी लिखते हैं। क्लियर है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालने बोला है? एस निकालने बोला है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण का फॉर्मूला याद है? एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ या ना? बिठा दो बेटा। अच्छा और जब देखो जी का वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव? अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर भाग रहा है, अर्थ की ओर नहीं गिर रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है ना, फेंके ऊपर तो दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो जी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर अर्थ की ओर गिरता तो जी को क्या लेते? पॉजिटिव लेते। अब सबका वैल्यू बिठाइए, यहां ऊपर एक्सेलरेशन ए होगा जी होगा? जी होगा। चलिए यू का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? यू का वैल्यू दिया हुआ है 20, टी का वैल्यू दिया है 0.2 दिया हुआ है, एस इक्वल टू यू टी। और उसके बाद क्या दिया बेटा? 1/2। जी का वैल्यू कितना दिया? -10।
और टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? तो इधर कितना हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4। क्लियर है या नहीं? 2 2 जा 4.0 4.0। क्लियर है? अरे 4 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 0 आएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट था लगा दिए। चलिए आगे इधर बोलिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1/2 और 10 का 10 है इनटू में, देखिए इनटू में, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, टाइम 2 सेकेंड एंड 0.2 सेकेंड, एक बार देख लीजिए ना, 2 सेकेंड है, फालतू में लोग 0.2 लेके चल रहे हैं, 2 सेकेंड है, टाइम कितना है 2 सेकेंड के बाद, फर्स्ट 2 सेकेंड बोला है ना, 2 है, 2 लेके चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए 2 का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 40 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, देखिए बेटा 2 का स्क्वायर, एगो 2 कट जाएगा, बचेगा एगो 2, तो 10 2 जा 20, 40 में 20 गया 20, ये क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। क्लियर है या नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, देखिए ना 20 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, क्लियर है या नहीं है? अगला क्वेश्चन 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं, बोलता है एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पिछला वाला पार्ट जो अपलोड किए हैं वहां भी ये क्वेश्चन सेम आया था। एक्सेलरेशन जो होता है उसके पास डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर कहलाता है, सदिश कहलाता है, जिसके पास डायरेक्शन होता है वो सदिश कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोलता है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है ऑब्जेक्ट का, देन व्हाट कैन से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर। अगर यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। विस्थापन क्या होता है पहले समझिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझिए। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस शॉर्टर हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट दूरी, मान के चलिए ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। तो यह शून्य हो सकता है, हाँ शून्य हो सकता है। आगे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी पॉइंट तक गया और वापस यहीं घूम के आ गया, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखिए यहां से गया बी तक, बी से फिर वापस आ गया, तो शुरुआत वाला बिंदु क्या था ए, और अंतिम वाला भी बिंदु ए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ चला ना, हाँ या ना, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक आया, डिस्प्लेसमेंट भले जीरो हो गया, विस्थापन भले जीरो हो गया। विस्थापन क्या, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ए से चलना शुरू किया, ए में ही खत्म किया, शुरुआत बिंदु अंतिम बिंदु दोनों एक ही बिंदु पर हो गया, तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी तो कितनी हो गई, जीरो। लेकिन डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, तो इसमें क्या बोला है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देन व्हाट कैन से अबाउट इट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो सकता है, यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो पहला तो ऑप्शन ये हो सकता है कि उन्होंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया। क्लियर? मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हो सकता है डिस्टेंस भी जीरो, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भले जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल किया है या नहीं है, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन परफेक्ट बैठेगा, इट इज नेगेटिव, नहीं, इट मस्ट बी जीरो होना चाहिए, इट कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं, इट मे और मे नॉट बी जीरो, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। 10 नंबर बोलता है टू कार ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी 100 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। एक कार जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, ये ए कार है, क्लियर है, एंड दूसरा कार जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। दोनों का डायरेक्शन क्या है, टू कार ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी इतना इतना, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए, कार ए का, ये बी कार मान लेते हैं, कार ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी अगर वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन में जा रही है। हिंदी में देखिए, दो कार ए और बी 100 किलोमीटर और इतना किलोमीटर के साथ आगे बढ़ रही है, यदि दोनों कार एक ही सीधी दिशा रेखा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो बी की तुलना में ए कार की अपेक्षिक वेग क्या होगी। देखो बेटा, अपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होता है। अगर डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जो दो वेलोसिटी दिया है दोनों को आपस में माइनस कर देना। जैसे कि क्या कहते हैं, ए का कितना है 100, अब बी का कितना 60, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी यदि डायरेक्शन सेम हो तो माइनस होगा, कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं बोलता, अगर ये क्वेश्चन उल्टा के पूछता है, ए जा रहा है इधर और बी जा रहा है अपोजिट में, ये 60 किलोमीटर, ये
100 किलोमीटर के आसपास में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दूर भाग रहा है तो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है, 160 हो जाता है। लेकिन अभी डायरेक्शन एक जैसा है तो कौन सा हो जाएगा बेटा? 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? एकदम करेक्ट आंसर क्या? वेग कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा? वेलोसिटी कहलाती है, वेग कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। देखो बेटा ये क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आ चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप देख ही रहे हैं। क्लियर है? तो मास देखो रोटेशनल मोशन में, देखिए ध्यान दीजिए, एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। देखिए बेटा ये कोई बॉडी है, इसकी कुछ मास है, अब इस बॉडी को रोटेट करने लगे तो रोटेशनल मोशन होने लगा। जब किसी मास को रोटेट करने लगते हैं तो वो मास नहीं कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व घूर्णन कहलाता है। क्लियर है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। बोलता है टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली and with different speed from the same place, which bullet will hit the ground first? हिंदी में समझिए, एक साथ क्षैतिज रूप से, क्षैतिज ये हुआ ऊर्ध्वाधर ये ऊपर की ओर हुआ। क्लियर है? क्षैतिज में एक साथ एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती है, कौन सी गोली जमीन पर पहले टकराएगी? देखिए दो बंदूक लिए, उसमें गोली डाले, एक साथ अलग अलग वेलोसिटी के साथ दोनों गन को शूट किए। अब जो बुलेट निकला दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन एक साथ एक ही स्थान से छोड़े हैं तो दोनों एक साथ, भले अब वेलोसिटी अलग होगा लेकिन गिरेगा दोनों एक साथ ही। यदि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा तेजी से भाग गया ना, और दूसरा की वेलोसिटी कम है तो कम से जाएगा, लेकिन जब ग्राउंड में गिरेगा दोनों एक साथ गिरेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर कैन यील्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर आइदर ऑफ देम। देखिए बेटा समझिए, दो वेक्टर का बोलता है, दो सदिशों का, दो वेक्टर का क्या कर रहा है? दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो बोलता है दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। ध्यान दीजिए, एक वेक्टर ए है बी है, अब दोनों का बोलता है मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, दोनों वेक्टर में किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वो बता दे रहा है। दो वेक्टर को मिला के क्या चाहिए? वेक्टर ही चाहिए। मान लेते हैं दोनों को मिलाकर सी बना और सी वेक्टर ही होगा। तो कब ऐसा संभव है? जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही देगा। क्लियर है? हाँ या ना? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बोलता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। चलिए किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम माने होता है बेटा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है, और आर जो है रोटेशनल एक्सिस से, जैसे मान लेते हैं ये रोटेशनल एक्सिस है, यहां से दूर कहीं एक बॉडी है जिसका मास एम है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे। क्लियर है या नहीं है? तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? बोला निर्भर नहीं, किस पे निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पे तो निर्भर करता है, वस्तु में द्रव्यमान का वितरण पर निर्भर करता है, वस्तु के घूर्णन की दूरी पर, किस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है उस पर डिपेंड करता है। लास्ट ऑप्शन कौन सा? वस्तु का कोणीय वेग के अलोंग, ये वाला ऑप्शन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बोलता है द हॉरिजॉन्टल रेंज, ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा क्वेश्चन होने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखिए बेटा, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन आपको हम पिछला पार्ट में समझाए थे अच्छे से, जो बच्चे नहीं देखे हो पिछला पार्ट देख लीजिएगा। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम दूर तक फेंकना होता है तो हम ऐसे नहीं फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं? ऐसे, ताकि वो दूर जा सके। तो ऐसे जब ऑब्जेक्ट को फेंके वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्लियर है या नहीं है? तो फेंकने समय जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? पार्ट 3 में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किए, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए, तो कितना एंगल होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए अधिकतम सीमा के लिए, अधिकतम दूरी फेंकने के लिए। क्लियर है? चलिए, बोलता परिक्षेप गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहता है? इंग्लिश में
देखिए इसको देखते हैं इंग्लिश में, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी जो मोशन दिखा है ना ऐसा, ये मोशन कहलाता है, एक ऑब्जेक्ट को फेंके ऊपर गया फिर नीचे गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी होती है, वेग की क्षैतिज घटक जो होती है वो कांस्टेंट होती है। आपको याद रखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का क्षैतिज घटक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन अ बस सडनली टेक्स टर्न, जब कोई बस टर्न लेता है, क्लियर है, अचानक टर्न लिया, द पैसेंजर आर थ्रोन आउटसाइड बिकॉज ऑफ। हिंदी में जब कोई बस अचानक से टर्न लेती है, यात्री बाहर की ओर फेंका जाता है। देखिए मान लेते हैं एक मोड़ है, मोड़ में बस घुमा रही है, तो उसमें बैठा हुआ आदमी ऐसे करके हो जाता है या नहीं होता है, हाँ या ना? तो ये क्यों होता है? देखो बेटा, ये इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण होता है, गति के जड़ता के कारण होता है। न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए बॉडी एक सीधा डायरेक्शन में जा रहा था, तो वो चाहेगा कि हम सीधे डायरेक्शन में जाएं। अचानक से जैसे मोड़ आया, बस तो टर्न ले लिया, लेकिन बॉडी जो है वो तो सीधा जा रहा था, तो सीधा जाना चाहेगा, क्लियर? तो जैसे ही बस घूमी, बॉडी सीधा रहने के चक्कर में इधर झुक जाती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर? गति की जड़ता, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन सिटिंग इन एन कार मूविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोन अ बॉल वर्टिकली अप इनटू द एयर, द बॉल विल फॉल। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने का। बोलता है एक समान, हिंदी में, एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा एक व्यक्ति गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद कहां गिरेगा? देखो मान लेते हैं ये बस में हम जा रहे हैं, देखो जा रहे हैं बस में जा रहे हैं। अब मेरे हाथ में ये गेंद है, ठीक है, ये गेंद है। जैसे ही मैं जा रहा हूं और इसको ऊपर की ओर फेंके, कहां गिरा? देखो ना, पीछे गिरा, मेरे हाथ में ही गिरा ना। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका होगा कार में व्यक्ति के पीछे, कार व्यक्ति के बाहर नहीं, कार में गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए, बोलता है एक फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का? 5 न्यूटन का। 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी में, मास इतना है, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, मास दिया हुआ है 1 kg। क्या मांगा है तुमसे? एक्सेलरेशन मांगा है, त्वरण मांगा है, बल दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है, त्वरण मांगा है। तो चूंकि F त्वरण को A से सूचित करते हैं, F बराबर होता है ma, त्वरण को A से सूचित करते हैं, एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/m। F कितना? 5, m कितना? 1, इक्वल टू 5। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? A। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में हो गया, समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कौन अपने आप लगने वाला फोर्स है? क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सा आत्म संयोजन बल है? तो आत्म संयोजन बल क्या होता है बेटा? देखिए समझिए, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज को हम रख दिए, ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लेते हैं एक चेयर या कोई चीज हम रख दी, अब कुछ देर के बाद वो चेयर घूमते हुए नजर आता है क्या? वो उसी जगह पे रहता है ना, तो उसको उसी जगह पे मेंटेन कौन रखा? तो उस जब कोई ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के नीचे में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, जिसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल काम करता है। क्लियर है? वही उसको बैलेंस रखता है। क्लियर है? तो उसको आत्म संयोजित तरीके से कौन रखता है? कौन सा बल रखता है? स्थैतिक घर्षण रखता है। क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है क्या नंबर है रे? 22 नंबर में गलती है क्वेश्चन में। बोलता है व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, एक सिस्टम में टॉर्क कितना लग रहा है? 0, टॉर्क लग ही नहीं रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी चेंज। क्या नहीं बदलेगा? देखो बेटा, बदलने वाली, देखो एक चीज याद रखिएगा, हिंदी में इसको एक बार देख लीजिए। बोलता है जब एक सिस्टम पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो गया, टॉर्क बल आघूर्ण क्या हो गया? शून्य हो गया, तो निम्नलिखित में किस राशि में बदलाव नहीं होना चाहिए? देखिए बेटा, मोमेंटम एक ऐसा चीज है, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद, मोशन हो नहीं हो, फोर्स हो नहीं हो, जितना पहले था बाद में भी उतना रहेगा, कुछ नहीं, मतलब मोमेंटम कभी नहीं बदलता, इस चीज को याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम। देखिए हिंदी में यहां पे कोणीय वेग नहीं होना चाहिए था, यहां पे संवेग होना चाहिए था। ये संवेग
बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कायदे से थोड़ा अच्छा लगेगा आपको बनाने में, क्लियर है। ऊपर ही बनाने की कोशिश करते हैं इसको, देखिए इसको यही बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए क्या बोलता है, अ हैम्बर ऑफ मास दिया हुआ 30 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है एम। तो ग्राम होता है क्या यूनिट, यूनिट होता है केजी, तो इसको केजी में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। अब बदल गया ये केजी में, क्लियर है। मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड, बोलता है एक हथौड़ा है वो कितना के गति से चल रहा है, हथौड़ा को कितना गति से चला रहा है 40। तो अभी जो गति से चल रहा है ये कौन सा प्रारंभिक वेग है, यू 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 कितना बेटा, कितना देखो ना एक बार, 40 मीटर प्रति सेकेंड, हाँ या ना। आगे बढ़िए। स्ट्राइक्स अ नेल, एक कील, नेल मैंने कील, नाखून नहीं, कील को ठोक रहा है। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम, जैसे ही हथौड़ा से ठोका कांटी को, कील को, हथौड़ा कुछ सेकंड के बाद रुक जाता है। टाइम कितना दिया हुआ है, 0.02 सेकंड के बाद रुक जाता है। द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर इज, फोर्स कितना होगा, देखो बेटा सिंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू एम ए, मास तो दिया हुआ है ना बेटा 300/1000 दिया हुआ है ना, क्या मांगा है, ए मांगा है, एक्सेलरेशन मांगा है तुमसे, एक्सेलरेशन निकालना है तब ना फोर्स निकलेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, आपको क्या क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, अच्छा हथौड़ा रुक जाता है, ठोकने में हथौड़ा रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, अंतिम वेग कितना हो गया 0। तो बेटा भी दिया है, यू दिया है, टी दिया है, ये नहीं निकलेगा। तो बेटा गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन भी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी, क्लियर है या नहीं है। तो भी कितना दिया, अंतिम वेग तो 0 हो जाता है, थोड़ा रुक जाती है। प्रारंभिक वेग, शुरुआत वाला वेग कितना दिया हुआ है, देखो एक बार 40 दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है, ए तो निकालना है भाई। टी कितना दिया, 0.02 दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए तो 40 को इसको यहीं रहने देते हैं, 40 को उधर करते हैं, ए इंटू 0.02 रहने दिए, 40 को उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, इक्वल टू किधर जाके माइनस हो जाएगा, -40 हो गया। देयरफॉर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, -40/0.02, पॉइंट ऊपर गया तो क्या को 0, 2 को 0, हाँ या ना। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 पे क्या तो 0, 1 2 2 0, इतना एक्सेलरेशन आया मीटर पर सेकंड। यूनिट यहाँ पे रखो, कितना 2,000, हाँ या ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्लियर। अब देखो 1 0 2 0 कट गया, 3 0 कट गया, 3 0 कट गया, 3 दूनी 600 न्यूटन। आप बोलिएगा सर यहाँ पे माइनस का आएगा, ये माइनस लेके चले थे तो यहाँ माइनस आएगा। एक्सेलरेशन माइनस आने का मतलब क्या होता है बेटा, कि त्वरण ऋणात्मक हो गया, वेग घटी ना, इसीलिए माइनस आया। वेग बढ़ता तो प्लस रहता, क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन, 23 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता अ बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास को छोटी एम से, क्लियर है, कितना दिया हुआ बेटा 40 ग्राम दिया हुआ है। ग्राम को मीटर में बदलेंगे तो 40/100, 0 0 कट गया तो कितना हो गया 0.4, ये हो गया केजी में बदल गया। ए ग्राम को ये बदलना पड़ेगा आपको। चलिए 40 ग्राम, ग्राम को बदलेंगे तो 40 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से भागा देना पड़ेगा, केजी में बदल गया, क्लियर है। बुलेट का मास को छोटा एम से सूचित कर दिए। फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ, गन का मास को बड़ी एम से सूचित करेंगे, 8 केजी का है, क्लियर है या नहीं। गन का मास बोलता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ, बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है, बुलेट का वेलोसिटी को छोटी वाली भी से डिनोट करेंगे। कितना दिया हुआ छोटी वाली भी बेटा 800 मीटर प्रति सेकेंड। अब बोलता है कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। देखो समझिए, जब एक बंदूक से गन को शूट करते हैं, सॉरी जब एक बंदूक से गोली को शूट करते हैं, जैसे ही शूट किए गोली निकली, बुलेट निकली, कितनी वेलोसिटी के साथ 800 मीटर पर सेकंड के साथ। तो जैसे ही बुलेट आगे निकलेगी ना बेटा, गन जो है पीछे आता है, जिस वेलोसिटी के साथ गन पीछे आएगा उसको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं, हाँ या ना। तो उस वेलोसिटी को गन जिस वेलोसिटी के साथ पीछे आया उस वेलोसिटी को बड़ी वी से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला, बड़ी वी निकालने का फॉर्मूला ये लिखते हैं, बड़ी वी इक्वल टू होता है माइनस छोटी वाली एम छोटी वाली वी बटे बड़ा वाला एम। चलिए तो यहां बिठाइए बेटा, छोटी एम की वैल्यू कितना है 40/1000, हाँ या ना, इंटू भी कितनी है भी 800। चलिए माइनस का चलेगा ये, और नीचे बड़ी एम कितना है 8 केजी। देखेंगे ये 3 0 निकल जाएगा,
2 जीरो, एक 3 जीरो निकल गया, क्लियर है। अब 8 एक 8, 8 एक 8, कितना बचा बेटा, माइनस का 4, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 25 नंबर, बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 kg मास, एक फोर्स लग रहा है 3 kg मास पर, कितना, देखिए देखिए, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 kg ऑफ मास, और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन दिया है, एंड 4 kg मास एट इतना मीटर पर सेकंड के चल रहा है, बोलता है विल बी, क्वेश्चन पढ़िए हिंदी में, समझ में और अच्छे से आएगा, बोलता 3 kg द्रव्यमान को 5 मीटर पर सेकंड और 4 kg द्रव्यमान को इतना पर मीटर पर सेकंड पर गति देने के लिए आवश्यक बल की जरूरत क्या होगी, हाँ या ना। देखिए बेटा समझिए, बल निकालिए, बल का सूत्र होता है F बराबर होता है ma, F बराबर पहला ऑब्जेक्ट के लिए निकालिए, F बराबर ma, पहला m1 a1 बोल देते हैं, तो पहला का कितना दिया हुआ है, 3 मास दिया हुआ है, और a कितना दिया 5, तो कितना हो गया फोर्स 5 या 15 न्यूटन, क्लियर है। अगला F2 निकालिए दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसका मास दिया हुआ है कितना 4, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, इसका 4 ही दिया हुआ है, क्लियर है। तो 4 4 16 न्यूटन, किसका फोर्स ज्यादा है, F2 का। ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है, क्लियर है। देखिए बोलता है दोनों मामलों में शून्य बल होगा, नहीं, दोनों मामलों में समान बल होगा, नहीं, 3 kg द्रव्यमान को 5 kg मीटर से अधिक बल होगा, 3 kg द्रव्यमान को ठीक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए अधिक बल होगा, नहीं, किसके लिए होगा, 4 kg द्रव्यमान को इतना वेग अधिक, इस पे अधिक बल होगा, क्लियर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोलता है द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग द सर्कुलर मोशन। देखो बेटा सेंट्रीपेटल फोर्स किसको कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति करता है, जैसे मैं मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, चारों ओर घूम रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, क्लियर है, इस जगह ऑब्जेक्ट है, ये चारों ओर घूम रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, अंदर केंद्र की तरफ एक बल काम करता है, जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, हिंदी में सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, क्लियर है या नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, कौन सा ऑप्शन है देखो ना, mv²/r, ए ऑप्शन होगा mv²/r। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोलता है टू बॉडी ए एंड बी मूविंग विद सेम मोमेंटम, दो बॉडी सेम मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, मास ऑफ बी ज्यादा है, बी का मास क्या है बेटा, ज्यादा है, क्लियर है या नहीं है। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का संवेग के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, संवेग के रूप में गतिज ऊर्जा को के से सूचित करते हैं, फॉर्मूला इसका होता है 1/2 mv²। मेरा मन क्या, यहाँ m से ये फॉर्मूला होता है, ठीक, अब मेरा मन क्या, m से गुना किए, m से भाग किए, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो बेटा समझो 1/2, ये m यहाँ आके क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा, और v² है, ये है, नीचे क्या हो जाएगा m, इधर गतिज ऊर्जा k इक्वल टू होता है। चलिए गतिज ऊर्जा k इक्वल टू अब क्या हो गया, m v को बोल देंगे p, 1/2 रहने दीजिए, m v मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं p, और दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा m। देखो क्वेश्चन में बोला है दो वस्तुएं a और b समान संवेग समान है, क्लियर है, तो वस्तु b का द्रव्यमान वस्तु a के द्रव्यमान, वस्तु का b का द्रव्यमान वस्तु a के द्रव्यमान से अधिक है। b का द्रव्यमान क्या है, b का द्रव्यमान लिखे थे, b का द्रव्यमान क्या है, अधिक है, b का मास अधिक है, तो दोनों में से किस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या आता है 1/2 p, संवेग का स्क्वायर p² बटे m। तो बेटा ये संवेग तो कांस्टेंट था, 1/2 कांस्टेंट है, नियत है ना, संवेग फिक्स है ना, दोनों का समान है, तो इसकी तुलना नहीं करिए। तो अगर इन दोनों को नियतांक मान लेंगे तो के ई समानुपाती का चिन्ह लगेगा, 1/m हो जाएगा क्या, छोड़ दो, तुम सोचो यहां द्रव्यमान नीचे आया, नीचे आने का मतलब क्या हुआ, अगर नीचे का मान बढ़ेगा तो ऊपर वाला गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी ना, हाँ या ना। तो बेटा m1 का मास, कहां गया क्वेश्चन में, m1 का मास बी वाला ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ज्यादा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो ए का मास जो है, मास द्रव्यमान जो है वो कम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन सा ऑप्शन है देखो ना, जरा मिलता जुलता है, बोलता है गतिज ऊर्जा अधिक किसकी होगी, अरे वस्तु ए का गतिज ऊर्जा अधिक होगी। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन समझ में आया होगा, देख लीजिएगा एक बार, और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट मोड में डाल के सुनिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। बोलता है एरिया अंडर द कर्व,
एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन कल ही कराए हैं सेट बी में, क्लियर है, सॉरी पार्ट थर्ड में, क्लियर है, तीसरा वीडियो में आपको मिल जाएगा ये वाला, अच्छे से एक्सप्लेन किए, एक बार देख लीजिएगा जो बच्चे नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाए, जो बच्चे नहीं देखे पार्ट थर्ड देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ इतना इन इतना सेकंड में। आपको क्या दिया हुआ है बेटा, मास दिया हुआ है 100 kg, क्लियर है, और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है h कितना 50 मीटर, और टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 50 सेकंड। क्या मांगा है तुमसे, क्या मांगा है, एवरेज पावर मांगा है, हिंदी में इतना पावर निकालना, शक्ति निकालना है, ये सारी चीजें दिया हुआ है, शक्ति निकालना है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य W/T, क्लियर है या नहीं है। तो बेटा यहां पे कैसा कार्य किया आपने, देखिए 50 सेकंड में 100 kg के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। तो वस्तु को उठाने में कार्य कर रहे हैं, चलिए छोड़िए उस तरह से नहीं बनाते, ऐसे समझिए। शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T, कार्य करने की दर को, कार्य को W से सूचित करते हैं, कार्य करने की दर को, दर माने समय को शक्ति कहते हैं। W का वर्क, W क्या है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम, हाँ या ना। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू mg, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू ma होता है, लेकिन उठा रहे हैं ऊपर तो g हो जाएगा ये, हाँ या ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर है या नहीं है। एक मिनट बस, चलिए तो कौन सा हो जाएगा बेटा यहां पे, G इंटू में S क्या है, डिस्प्लेसमेंट अभी हाइट को उठाने में कर रहे हैं, हाँ या ना, तो डिस्प्लेसमेंट H हो जाएगा, H नीचे T, क्लियर है या नहीं। M कितना है मेरा क्वेश्चन में, M हमारा क्वेश्चन में मास कितना है 100, मास हमारा 100 है। G कितना है, G क्वेश्चन में दिया है क्या, लेना कितना है, नहीं लेना है, तो इसको 9 पॉइंट, जब नहीं बोलेगा तो जो ओरिजिनल है वही लेना होगा, 9.8 लेना पड़ेगा, क्लियर है। और हाइट कितना है क्वेश्चन में, हाइट कितना 50, और टाइम कितना बेटा 50, ये 50 कट गया, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा ये 98 पर क्या को जीरो, 1 2 0, क्लियर है। लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगाइएगा तो 980 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 980 वाट, शक्ति का यूनिट होता है वाट, क्लियर है या नहीं है, 980 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इन्वर्टर प्रॉब्लम कर रहा था, उस वजह से थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बोलता है, हाँ ये क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी में देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, समझिए क्या बोल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास दिया हुआ है m, लेंथ दिया है l, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक टेबल है एनसीईआरटी में, क्लियर है या नहीं है, तो वो टेबल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, हम खोल के रखे हुए हैं, क्लियर है या नहीं है। यदि खुला हुआ है तो देखते हैं बेटा, एनसीईआरटी आप खोलेंगे, एनसीईआरटी बुक आप खोलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। चलो देखने की कोशिश करते हैं, अगर खुला हुआ है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए एनसीईआरटी का बुक है ये, मैं इसको खोलता हूं, क्लियर है, ये टेबल आप देखिए टॉपिक पढ़िए ऊपर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप्ड बॉडीज अबाउट स्पेसिफिक एक्सेस। देखिए बेटा ये थिन रॉड वाला, देखिए थिन रॉड है, देखिए इसको 3 नंबर में देखिए, ये एनसीईआरटी बुक, आपके एनसीईआरटी बुक में ये मिल जाएगा। ये इस टेबल से कितने को, आप इसको 8 को याद रखिएगा तो लगभग एक क्वेश्चन यहां से बनता है, 8 को डायग्राम ये पूरा याद रखिएगा टेबल, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका फिक्स है, क्लियर है। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्पेसिफिक, बोलता मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, आप इतना समझिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है किसका, देखिए पहला बॉडी कैसा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया था, थिन रॉड बॉडी है जिसकी लेंथ l है और एक्सिस कहां है, परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ml²/12, क्लियर है, ml²/12। अब क्वेश्चन में जाके देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, देखिए ना, इससे पहले भी कल भी ये बात हम आपको बताए थे जब हम दूसरा पार्ट अपलोड किए थे, तीसरा पार्ट नंबर 3 में भी सेम क्वेश्चन आया था, ऐसे ही क्वेश्चन, उसका भी हम बोले थे एनसीईआरटी आप जाके देखिएगा, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में एक बार पढ़ के देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड जिसका मास m है, लेंथ l दिया है, अबाउट एन एक्सिस
परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट, वही क्वेश्चन है। कौन सा आंसर हो जाएगा अभी जस्ट बताएं बेटा आपको हम, कौन सा आंसर हो जाएगा, ml²/12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये सी। क्लियर है, ये सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट 4 क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। बोलता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स और एन ऑब्जेक्ट ऑफ मूव, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर, 5 न्यूटन फोर्स के कारण, 5 न्यूटन बल के कारण 10 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन द फोर्स अमाउंट, देन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, व्हाट अमाउंट द वर्क डन निकालने बोला। हिंदी में समझिए, 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु बल की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है। देखो बेटा क्या बोला समझो, एक वस्तु है, जैसे इधर मान के चलिए इसमें 5 न्यूटन बल लगाए, बल बराबर कितना न्यूटन लगाए, 5 न्यूटन। तो वस्तु किधर चल रहा है जानते हैं, इसके लंबवत दिशा में, यानी ऊपर की ओर, इधर वस्तु गया, फोर्स इधर लगाए, वस्तु इधर गया, लंबवत दिशा में गया, कितना मीटर तक, 10 मीटर तक गया। दोनों के बीच कोण कितना बना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एस के बीच कोण कितना बना, दोनों के बीच कोण कितना बना, 0 डिग्री बना, 90 डिग्री बना। क्लियर है। देखिए बेटा कार्य W का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। चलिए एफ दिया हुआ कितना 5 दिया है, डिस्प्लेसमेंट एस कितना दिया 10, कॉस कितना डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अरे भैया कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 इंटू मल्टीप्लाई आम इमली कटल कुछ भी कर दो 0 ही आएगा ना, तो वर्क डन 0 जूल, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। इसी से मिलता जुलता एक नीचे वाला भी क्वेश्चन है बेटा, लगे हाथ इसको भी देख लीजिए। बोलता है द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करेगा, देखिए फोर्स पर करेगा, डिस्प्लेसमेंट पर करेगा, एंगल पे करेगा, किस पे काम नहीं करेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, लगे हाथ 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, क्या बोलता है क्वेश्चन में, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जो वर्क डन कर रहा है बॉडी पे, जो फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है, उसके कारण जो वर्क डन हो रहा है, क्लियर है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इन, किसके इक्वल होगा, किसी वस्तु पर सभी बलों, बाहरी और आंतरिक दोनों, सभी प्रकार के बलों के द्वारा जो काम किया जाता है वो किस परिवर्तन के बराबर होता है, तो वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है बेटा, इसको याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास क्या होता है हिंदी में, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहां होता है। देखिए बेटा ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, जिस जगह पे ये बैलेंस हो जाएगा, इसका द्रव्यमान एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर इसका द्रव्यमान बराबर तरीके से बटा हुआ हो, या तो बोल दे एक ऐसा किसी वस्तु का ऐसा बिंदु जहां पे वो बैलेंस हो जाए, जहां से वो बैलेंस हो पाए, उस बिंदु को बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्लियर है। तो द्रव्यमान केंद्र जरूरी नहीं कि वस्तु में ही होगा, वस्तु के बाहर भी हो सकता है वो। क्लियर है। तो वस्तु के भीतर या बाहर हो सकता है, डी नंबर, मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, इसको याद रखिएगा। क्लियर है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है, लास्ट क्वेश्चन है ये 35। बोलता है क्वेश्चन में बोलता है द टॉर्क निकालने बोला है ऑफ अ फोर्स दिया हुआ है, और बेटा एक्टिंग एट अ पॉइंट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। क्लियर है। हिंदी में मूल बिंदु के परितः बल दिया हुआ है आपको, और बलागुर निकालने बोला है, जिस कण पर, कण भी देखिए कैसे लिखा है, कण पर उसकी स्थिति सदिश दिया हुआ। देखिए बेटा टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला होता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर दिया हुआ है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो आर का वैल्यू दिया हुआ है ये देखिए ये, और एफ का वैल्यू दिया है, दोनों को क्रॉस कैसे करते हैं, क्रॉस करिए। क्रॉस करने के लिए यहां पे लिखिए आई जे के, इस रूप में लिख लीजिए पहले। अब पहले आर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आर का वैल्यू सब लिखिए। आर का वैल्यू कितना है, आई के साथ कितना है, आई के जो आई के साथ है वो आई के नीचे लिखिए, जे के साथ जो है जे के नीचे लिखिए, के साथ जो है के नीचे लिखिए। क्लियर है। आई जे के है, ये के मिस्टेक है ये। चलिए तो आई के साथ कितना है 7, जे के साथ कितना है 3, के साथ कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। उसी तरह आर का लिख दिए, अब मल्टीप्लाई एफ के साथ करेंगे। एफ में आई के साथ कितना है -3, जे के साथ कितना है कुछ नहीं तो 1 है, के साथ कितना है 5। मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पहले आई को लेते हैं और प्लस में लेंगे, तो आई को लिए, जिसको लिए उसका पैर पकड़ लीजिए, ये डिटर्मिनेंट मेथड है निकालने का, और उसका सर पकड़िए, इसको और इसको पकड़िए। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, और बीच में लगाइए माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1। क्लियर है या नहीं है। उसके बाद एक को आई को प्लस में लिए थे, अब जे को लेना होगा माइनस में। अब जिसको लेंगे उसका पैर पकड़ना है और सर पकड़ना है। क्लियर है। अब कोना कोना गुना करिए, 7 5 35, और बीच में घटाओ 3, -3 गुना 1। क्लियर। बीच में पकड़े, इसका इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा -3, माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह के को, आप एक को माइनस लिए, एक को प्लस लिए, दूसरे को माइनस लिए, फिर प्लस लिए। अब के को लिए, जिसको लिए उसका पैर और सर पकड़िए, तो 7 का 7,
और बेटा बीच में माइनस, 3 तिया 9, माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस का। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 14i माइनस 38j 38j, और इधर कितना हो जाएगा बेटा 16 की। कौन सा ऑप्शन रहे बच्चा? ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है ये पहला, मुझे लग रहा है ये पहला ही होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा, सारा क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो मैनेज करिएगा बच्चा। क्लियर है? आगे और भी बेहतरीन मॉडल सेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं अब तक का वीडियो आपको अच्छा और बेहतरीन लगा होगा। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो और इसी तरह के अच्छे और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, 3-4 घंटा लगता है, तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आप वो दर्द समझ पाए होंगे, और वीडियो को और चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए, थैंक यू।